नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल्स के हमारे गेस्ट है सम्मानित श्री राजेश जी शर्मा। राजेश जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज चूँकि आपका जन्मदिन भी है इसलिए आपको डबल बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज आपके जन्मदिन के मौके पर, यदि पहली प्रतिक्रिया के रूप में पूछा जाए, चूँकि आप तो रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार बतौर समसामयिक विषयों पर लगातार लिखते भी आ रहे हैं, आपका अनुभव जो है 2.5 दशक से भी अधिक का हो चुका है एज ए जर्नलिस्ट कहा जाए तो। लेकिन एक जर्नलिस्ट होना और उससे पहले कहीं ना कहीं रंगमंच से जुड़ा होना, और अब तो अपनी बहुमुखी प्रतिभा का भी परिचय लगातार करवाते आ रहे हैं। अलग अलग फिल्मों में छोटे छोटे कहीं बड़े रोल भी करते दिखाई देते हैं। किस तरह जीवन में आप परिवर्तनशील है, किस तरह अपने आप को विद्यार्थी बनाए हुए हैं, क्या सोचते हैं इस जीवन को लेके जब आप अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक साथ बहुत सारे सवाल आपने बालकृष्ण जी, एक साथ बहुत सारे सवाल रख दिए हैं। एक एक करके आते हैं। सबसे पहले तो ये समय काल समसामयिक हम जिसको बोलेंगे, तो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कलाकार, एज ए नागरिक जो है, ये समय कोरोना काल चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो मेरा ये कहने का मतलब, जो अभी समय है इसमें व्यक्ति को मैक्सिमम सावधानियां रखना चाहिए, अधिकतम सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो डॉक्टर बोलते हैं। ये समय विपरीत समय है और सभी प्रोफेशनल्स पे इसका प्रभाव पड़ा है, पूरे समाज पर, सभी जगह। तो ये समय को ये निकालना है 2020, जब तक वैक्सीन नहीं आता है, कोई दवाई नहीं आती है, तब तक इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो पहला संदेश तो मेरा यही है कि जो डॉक्टर बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, सरकार बोलती है जो है, वो उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और विद्यार्थी, मेरा इंदौर शहर मेरा कार्यक्षेत्र रहा है, यहीं पर मेरा जन्म हुआ है और कई संस्थानों में काम करने का मौका मिला। अच्छा अनुभव रहा, बढ़िया रहा। चूँकि आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भी कहे जा सकते हैं, जिस तरह से यूँ भी कहा जा सकता है इस बात को कि आपकी माता डॉक्टर, पिता जो है प्रोफेसर, एक अच्छे सेगमेंट में होते थे। बावजूद इसके आपने रंगमंच चुना, फिर जर्नलिस्ट बतौर आप पहचाने जा रहे हैं पूरे शहर भर में, पूरे प्रदेश भर में। आखिर ऐसे कैसे संभव कर पाए अपने आप को कि एकदम एक हाई प्रोफाइल जॉब्स आपके घर में थी, आपकी परंपराएं थी? चूँकि एक परिवार में देखा जाता है कि पिता यदि डॉक्टर होते हैं या पिता प्रोफेसर है आपके, तो उस हिसाब से तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए था, मेडिकल लाइन में जाना चाहिए था। एज ए जर्नलिस्ट बनने का ख्याल कब कैसे आया? पिता प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे होलकर साइंस कॉलेज में, फिजिक्स पढ़ाते थे। माता मेरी डॉक्टर थी और मैं पत्रकार बना। अब मेरा भी तो एक पत्रकार का जो दायित्व है वो संदेश देना, शिक्षा देना और अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना, ये भी है। बिल्कुल सही। तो एक तरह से एक पत्रकार भी तो शिक्षक ही है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई यही तो बात होती है पत्रकार को सबसे अलग थलग बताने की, कि अपनी बात को कहना और साथ ही साथ अपनी बात को पूरी शिद्दत से मनवाना कहीं ना कहीं एक पत्रकार से सीखा जा सकता है। और आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट बखूबी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर घर में चिकित्सक माँ है, पिता प्रोफेसर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस दौर में या फिर आज के भी दौर में जो असलियत भरी पत्रकारिता करते हैं, जो पत्रकारिता के गुणों को बहुत अच्छे तरह से पारखी नज़र से देखते, वह कहीं ना कहीं आज भी मानते हैं कि एक पत्रकार जो है वो काम कर सकता है जो शायद 1 लाख लोग भी नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं इसीलिए आपने चिकित्सक पेशा ना चुनते हुए, शिक्षा का क्षेत्र ना चुनते हुए एक पत्रकारिता के क्षेत्र को चुना। पुरानी बातें करेंगे बचपन की, कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई है, किस तरह से आप पढ़ा करते थे, बचपन को किस तरह याद करते, क्योंकि हम बातचीत भी कर रहे हैं तो जन्मदिन के मौके पर। बिल्कुल। मेरा इंदौर में ही पूरा बचपन निकला। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई, महेश्वरी स्कूल, गुजराती स्कूल, और फिर होलकर साइंस कॉलेज में यहाँ एजुकेशन हुई। फिर मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, जब पत्रकारिता में आया तो मुझे इनकी ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर मैंने एक ये डिग्री भी हासिल करी और ये मेरी शिक्षा दीक्षा रही। रंगमंच का शौक मुझे स्कूल वक्त से हो गया था। एक प्रयोग करके संस्था थी इंदौर में, हिंदी ड्रामा आज भी थी। हाँ जी। तो इंदौर, भोपाल,
नोएडा, दिल्ली, सब जगह हम लोगों के ग्रुप्स थे। तो मेरे पिता होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ाते थे, वहीं पर एक प्रोफेसर सतीश मेहता थे, उन्हीं का ये प्रयोग है। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ फिर हमारा एक काफ़ी अच्छा, हम लोगों ने हिंदी रंगमंच, मुझे तकरीबन अभी तो 5-7 साल से कोई रंगमंच पे कोई हमारी गतिविधियां नहीं है, वरना मेरे तकरीबन 30 वर्ष लगभग मेरे रंगमंच पे रहे। और मैंने मेरी ज़िंदगी में 800 से ज़्यादा स्टेज शो किए। क्या बात है, खूब शानदार। और फिर वही शौक और वही सब चीज़ें फिल्मों में आई। तो अभी हाउस वाओ नाम की एक फिल्म की मैंने, ऐसे कई हम लोगों ने सीरियल्स में काम किया, बहुत सारा सब कुछ। ये एक शौक है। बिल्कुल सही कहा। ये मैंने इसको एज ए प्रोफेशन कभी नहीं लिया, ये एक शौक रहा हमारा। और इसमें जो रंगमंच हम लोगों ने किया वो किया, तो वो भी एक पत्रकारिता से जुड़ी हुई चीज़। हम लोगों ने सटायर बनाया, व्यवस्था पे प्रहार करना। बिल्कुल सही कहा। और बस उसी विधा को आगे बढ़ाया और आज यहाँ है। आप में खूबी देखी जाती है कि हर बात को आप दूसरी बात से जोड़ लेते हैं, काफ़ी आसानी से जोड़ लेते हैं। यदि हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो आप उसे रंगमंच से जोड़ देते हैं। जब हम पारिवारिक रूप से बात करते हैं, पारिवारिक रूप से कि माता चिकित्सक है, पिता प्रोफेसर है, तो आपने पत्रकारिता से उस बात को भी एक जो शिक्षक अपने आप को जोड़ ही लिया। आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रतिभा है, अलग अलग विचार है, आपके खूब ढेर सारे विचार आपके दिलो दिमाग पर हमेशा बनते हैं और आप बाकायदा इन विचारों का जो लाभ जो है अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी देते हुए दिखाई देते हैं। बाल्यकाल की यदि बात की जाए तो बचपन से जब आप स्कूल गए होंगे तो आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ा होगा, उसमें से आज तक बहुत सारे मित्र जो है आपके सहेज कर रखे होंगे आपने। किस तरह की चर्चाएं उनसे होती, कौन कौन आपके मित्र हुआ करते थे स्कूलिंग के समय के, रंगमंच के माध्यम से जो आपसे जुड़े होंगे, या यूँ कहें कि कॉलेज टाइम में जो जुड़े होंगे वो कितने मित्र हैं, वो कौन कौन है? बालकृष्ण जी, आप इस बात में आप थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा जो केजी का दोस्त है, केजी, जब उसको हमारे हिंदी में कच्ची बेली बोलते थे। हाँ, बिल्कुल सही। तो केजी से लेके कॉलेज मेरा सारा जो हुआ है जी। जो दोस्त बाहर चले गए, विदेश चले गए, कोई शहर छोड़ के भी कई लोग चले गए, और बदकिस्मती से कुछ मेरे मित्र दुनिया छोड़ के भी गए। इसके अलावा जो जितने भी हमारे इतने पूरे वक्फा निकला है, सारे दोस्त मेरे टच में। क्या बात। सारे मित्र मेरे आज भी हमारे टच में। इतनी खास बात। हाँ, हम लोग नियमित रूप से मिलते हैं जी। आपस में, ये कोरोना काल चल रहा है तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन टेलीफोनिक और मोबाइल, व्हाट्सएप, इस पे चैटिंग होती रहती है। हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, जैसे मेरा महेश्वरी स्कूल का ग्रुप अलग है, गुजराती का अलग है, कॉलेज का बिल्कुल अलग है, और हम लोग नियमित एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं जी। और बहुत अच्छा यादें साझा करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जब अब यूँ कहे कि अब हाईटेक आधुनिक युग की बात करें तो अब मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है, और आप हर दिन 365 दिन मित्रों से टच में रहते हैं। कितना सुकून देता है कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि हमने मानव जीवन हमारा है और मित्र ही सबसे बड़ी पूंजी भी कही जा सकती है। आज भी हम बैठे हैं तो किसी न किसी मित्र की वजह से बैठे हुए, खासतौर से चंदू कुंजीर जी के माध्यम से हम आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं अपने जीवन के एक लंबे सफ़र को, जिसको यूँ कहे कि आप अर्धशतक तो 2 साल पहले ही पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके एक मित्र ही होता है जो मित्रों से जोड़ता है, एक मित्र से 4 मित्र जोड़ते हैं। कितना मित्रों को आप रिस्पॉन्स देते हैं अपने जीवन में, कितनी ज़रूरत की चीज़ समझते हैं मित्र को? मैंने चंदू भैया से बहुत सारी चीज़ें सीखी जी, बहुत समझी हैं। वो बड़े भाई हैं मेरे जी। और मुझे वो पुत्रवत छोटा भाई, मतलब मेरे से उनका अनन्य उनका प्रेम अनन्य है, बहुत अनन्य है। मेरी माता जब थी तब भी चंदू भैया, और आज तकरीबन 15 साल हो गए चंदू भैया के साथ में मेरे को। चंदू भैया से बहुत सारी, चंदू भैया जिस तरीके से राजनीति और सामाजिक बिल्कुल दोनों चीज़ों को जोड़ करके उन्होंने कैसा बनाया हुआ है, उसके अंदर कोई पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सभी तरह के लोग आते हैं उनके पास बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने अब राजनीति को उन्होंने सेवा का माध्यम बनाया, और हर गुरुवार के दिन जिस तरीके से वो माँ, उनके जो मंदिर है सुखलिया में, वहाँ पे खुद अपने हाथों से खिचड़ी बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे 4-5 हज़ार लोग हर गुरुवार को वहाँ पर खिचड़ी का प्रसाद लेने आते हैं साईं मंदिर में। क्या बात।
अभी कोरोना काल चल रहा था जी मैंने चंदू भैया को देखा, गरीबों को पूरे टाइम उन्होंने अनाज खाना बांटना, दवाइयाँ बांटना, जिस तरीके से उन्होंने काम किया समाज में, ये और प्रचारित नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। आज एक वो चीज़ आती है कि लोग जरा सा कुछ करते हैं और प्रचारित करते हैं जिस तरीके से, चंदू भैया के स्वभाव में नहीं, हमने उनसे सीखा। क्या बात है। उनका अनन्य प्रेम है, अनन्य उनका बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सिखाते भी है कई चीज़ें हमको, समझते हैं पत्रकारिता के अंदर है या सारी चीज़ें। तो जिस तरीके से चंदू भैया का काम करने का तरीका है अद्भुत है। क्या बात है। हाँ। जिस तरह से आप पत्रकारिता में आए, आखिर वो कौन से आदर्श पत्रकार रहे, आपके आइडियल व्यक्तित्व रहे पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगा, या कोई आपके जीवन में कोई इंसिडेंट है, ऐसा कोई वाकया है कि नहीं मुझे जर्नलिस्ट बनना है? नहीं साहब, जैसे मेरी माँ चिकित्सक रही, तो एक रोग को शरीर से निकालना है। जब हम थिएटर करते थे तो उस वक्त लगता था कि समाज में कई कुरीतियां हैं। अपराध एक अलग चीज़ है, उसका काम पुलिस प्रशासन ये वो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसको उजागर करना, दिखाना, समाज में जागृति फैलाना, ये थोड़ा सा। तो जब स्कूली शिक्षा जब हम ले रहे थे, जब थिएटर करते थे, तो उस टाइम पे लगता था पत्रकारिता एक बहुत बड़ा कैनवास है। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो मास कम्युनिकेशन हम पहुंचा सकते हैं हमारी बात। तब उस वक्त थोड़ा ये ज़रूर सोचा था कि मुझे पत्रकार बनना है और अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है, और समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई है वो चीज़ें हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। जैसे हमने एक स्टोरी बनाई थी जिसका नाम जलदाग रखा था। नर्मदा के अंदर लोग शव बहाते थे और इस तरीके से, तो लोगों को जागरूक किया। वहाँ पर कई गाँव में गए हम और कई सब किया, तो कई गाँव के अंदर कई जगह वो जलदाग करना लोगों ने स्वीकार किया। हाँ, ये बात है, हम जो पानी पीते हैं, ग्रहण करते हैं, हम उसी के अंदर डेड बॉडी डालते हैं, शव डालते हैं, ये वो। तो जब इस तरीके से किया तो अच्छा लगा, लोगों तक जागृतियाँ फैलाई हमने। और ये वैसे देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। पत्रकारों का ज़्यादा है कि हम चौथा स्तंभ कहलाते हैं, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा है। और अभी थोड़ा दुख भी होता है कि देख के मीडिया की जो हालत है, अभी स्थितियाँ जो है, वो उसको देख के बड़ा दुख होता है कि किस तरफ ये सारी चीज़ें जा रही है। पत्रकारिता के मेरे जिन लोगों को जिस वक्त मैंने पत्रकारिता शुरुआत करी थी, उस वक्त बहुत लीजेंड, मतलब इतने एक झोला होता था, एक वो होती थी, और चाय जिससे भिड़ जाते थे, अधिकारी नेता डरते थे उनसे, हाँ कि नहीं कोई पत्रकार है ये, वो चीज़ होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आपको विभिन्न संस्थानों में, यूँ कहे कि मीडिया हाउसेस में काम करने का मौका मिला, और आप एक अच्छे खूबसूरत प्लानर भी कहे जा सकते हैं। जिस तरह से अखबार आते रहे, 2 दशक की बात करें तो उतने अखबारों में आपने काम किया, एक अच्छी स्टोरियाँ की। विजुअल मीडिया की बात की जाए तो उसमें भी आप पीछे नहीं रही, वहाँ भी आपने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। शुरुआत कैसे हुई थी आखिर विजुअल मीडिया की, या एज ए प्लानर के रूप में काम करने की? सबसे पहले तो मैंने विजुअल मीडिया में ETV से शुरुआत की थी। जब ETV हिंदी उन्होंने, जब छत्तीसगढ़ एक ही था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, तो उस वक्त ETV कोई जानता नहीं था। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत हुई थी, तब उस वक्त सैटेलाइट चैनल तो जी वगैरह ये थे, लेकिन न्यूज़ के लिए और इनके लिए तब शुरुआत थी। तो मेहनत बहुत लगती थी। वो बोलते थे ये क्या है, ETV क्या होता है, तो हम समझाना पड़ता था कि ये ETV है। हाँ, इनाडू TV है। ऐसे ही राज एक्सप्रेस आया था, तो लोग हमारी मतलब राज एक्सप्रेस लेके आए, ये कौन सी एक्सप्रेस है, कौन सी ट्रेन है। तो शुरुआत की है संस्थानों में, और मेहनत भी खूब की, सारे प्रोग्राम भी बनाए। तो थिएटर से जुड़े हुए थे तो वो चीज़ें आसान रही। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अभिनय जो है मनुष्य जीवन में काफ़ी रोल अदा करता है, और आप हमेशा अभिनय से जुड़े रहे, इसलिए कहीं ना कहीं हर जगह सक्सेस रहे, जहाँ भी रहे एक अच्छी की पोस्ट पे रहे, एक कर्णधार की भूमिका में रहे। ये तो कितना सफल मानते हैं पत्रकारिता के जीवन को, क्योंकि आपने एक स्वर्णिम युग देखा है पत्रकारिता का। क्योंकि आज से 1 दशक पहले की बात की जाए तो वाकई पत्रकारिता जिंदा दिलों का पेशा होता था, एक प्रोफेशनल व्यक्ति काम करता था और काफ़ी आत्मविश्वास से भरा नजर आता था। वो आत्मविश्वास अब जर्नलिस्ट के भीतर कहीं दिखा नहीं जाता है। अब ये गलती कुछ तो समाज की भी है साहब।
क्या बोलेंगे उसको हम, एक पहले परोसगारी होती थी, पत्तल लगा के आपको जो खिलाया जाता, आजकल हो गया है बफेट सिस्टम, जिसको जो खाना है प्लेट में उठा के खा लेता है। तो अब ये स्थितियाँ हो गई है कि जनता भी सच्चाई देखना नहीं चाहती, कुछ हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि वो उसको दिखाना नहीं चाहता। और ये सारे, अब आज देखो टीवी के ऊपर कोरोना महामारी फैली हुई है। बिल्कुल बालकृष्ण जी, अर्थव्यवस्था गर्त में है, बहुत बुरी स्थिति देश की चल रही है, लेकिन क्या आ गया है, सुशांत आ गए हैं, रिया आ गई है, कंगना आ गई हैं। मतलब ये स्तर जो है, ये 10 साल पहले एक सोच थी, इन्वेस्टिगेशन होते थे हर चीज़ के, वो सब होते थे। आजकल पेपरबाजी हो गई, निजी लोगों के ऊपर हमले हो गए हैं, तो ये गलत है। और इसमें खास जो गलती है वो दर्शकों की, व्यूवर्स की, और उनकी। आपको ये मांग करना चाहिए कि हमको ये चीज़ देखना है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और मैं तो यूँ कहूँगा कि तथ्यपरक पत्रकारिता की खोज सी गई है, साथ ही नकारात्मक पत्रकारिता ने काफ़ी अपना स्थान बना लिया है सकारात्मक पत्रकारिता के स्थान पर। यदि कोई अच्छी चीज़ परोसना चाहते हैं, चूँकि हम खुद प्राइम टॉक के माध्यम से प्राइम लोगों का, आप जैसी शख्सियतों का, आप जैसे प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टीआरपी, वो व्यूअरशिप नहीं मिल पाती जो कि एक न्यूसेंस करने वाले विजुअल पर मिल जाती है। पर ये ना, ये दुर्भाग्य है समाज का। जैसे साथी गण साथ में बैठते हैं तो मन की बात जुबा पर आ ही जाती। छोड़िए सारी बातें और हम व्यक्तिगत लाइफ की बात करेंगे। किस तरह आज आपका जन्मदिन सुबह से सेलिब्रेट हुआ है, आपने कहाँ का आशीर्वाद लिया है, आध्यात्मिक रूप से आप किस तरह अपने आप को सजग रखते हैं हमेशा? हाँ, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ, बुज़ुर्गों का, जो मेरे जितने बड़े मेरे साथी हैं उनका आशीर्वाद लेना, भगवान का, सुबह उठ के मंदिर जाना, परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, ये सब, यही शुरुआत होती है। बिल्कुल सही है ना। और फिर सब लोगों से मिलना जुलना, टेलीफोन, अब मिलना जुलना, भीड़ भड़का, पहले साल भर पहले जो चीज़ें होती थी अब वो कम हो गई है, लेकिन फिर भी टेलीफोन पे बहुत बधाई संदेश, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सभी जगह। और जी, और फिर चंदू भैया ने एक आयोजन रख लिया। आपकी हमारी मुलाकात हो गई और एक इंटरव्यू प्लान हो गया, और काफ़ी मुझे लगता है पहला मेरा इंटरव्यू है जिसमें एक जर्नलिस्ट, एक सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ बैठे हुए, और कहीं ना कहीं मैं बड़ी गुस्ताखियाँ भी करता हूँ, जो बड़ों से बातें कर लेता हूँ, तो मेरे में बालपन है, बालकृष्ण नाम है, और कई बार बातें इस तरह से कर लेता हूँ। आपके बालपन की बात करेंगे, किस तरह की आप एक यूँ कहे कि गंभीरता बचपन में भी होती थी कि वही हंसी? नहीं साहब, नहीं साहब, बचपन तो बचपन की जैसे ही था। सब मस्ती होती थी, बहुत शरारतें, जबरदस्त शरारतें। और आज भी एक बच्चा ही जिंदा है, बिल्कुल 52 साल के हो गए हम, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि शरारतें खूब होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें दिखती है, अब जैसे मैंने अभी मूंछें बढ़ा ली, बिल्कुल, तो लोग हंसते हैं, अरे क्या कर लिया एकदम से, कैसा लुक कर लिया, तो ये शरारत ही है। तो एक मेरे को लगता है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए उम्र से, उसके अंदर एक बच्चा जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल, बचपन जिंदा, आपके अंदर बालक भी हो और कृष्ण भी है, आपके अंदर दोनों हैं। आपकी खूबियों के बारे में जानना चाहेंगे। आप संगीत प्रेमी हैं, थिएटर? हाँ, संगीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गाता है। नहीं, गाता तो नहीं हूँ मैं। सुनते हैं? हाँ, सुनता हूँ। चलिए, खूब थिएटर अच्छा लगता है, फिल्में अच्छी लगती है, और सभी साहित्य बहुत अच्छा लगता है। आपने एकदम फिल्मों में एंट्री कैसे ले ली थिएटर के साथ साथ? क्या ऐसा? हमारे कुछ दोस्त थिएटर से ही फिल्मों में चले गए। बिल्कुल, उन्हीं का आग्रह रहा कि आप ये कुछ करें काम, और ईश्वर ने मौका दिया तो उसमें काम कर लिया हमने। कभी आपको रावण के रोल पे टीवी चैनल्स पे देखा जाता है, कभी आप दहाड़ मारते हुए हंसी रावण के स्टाइल में हंसते हुए नजर आते हैं। कई बार आप फिल्म सिटी में जाते हैं तो पुलिस के रोल में नजर आते हैं, तो पुलिस की वर्दी पहन के बाजार में निकल पड़ते हैं, लोगों को धमकाने चमकाने, बाजार करने। आखिर ये छोटी छोटी बातें हैं, कैसे संस्मरण आप इनको लेते हैं? सामान्य जीवन में दोस्तों के बीच बैठते तो किस तरह सुनाते हैं इनको बात? मेरा सोचना ऐसा है कि जब हम थक जाते हैं तो बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हमारा रिटायरमेंट होगा, बिल्कुल, तो जैसे गाय जुगाली करती है, वैसे ये सब हमको सब ये सारी चीज़ें, मैं बैठूंगा, चंदू भैया बैठेंगे, हम सारे दोस्त, हम लोग सब बैठेंगे, तो वो उस वक्त जब शरीर थक जाएगा, रिटायरमेंट होगा, तब हम बैठेंगे और इन पलों को याद करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये एनर्जी का हमारा कारण बनेगा उस वक्त।
बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरी एनर्जी के साथ जब व्यक्ति पूरी ऊर्जा से भरा होता है और उस समय जो कृतित्व करता है, खास तौर से सकारात्मक कार्य करता है, उन सब चीज़ों को लेकर आपने खूब अच्छी बात बोली कि जिस तरह से गाय भरपेट भोजन करने के बाद में जुगाली करती है, और जब मनुष्य का शरीर थक जाएगा तो इन्हीं यादों के साथ में बचा हुआ जीवन जो है कहीं ना कहीं हमारा गुजरता नजर आता है। लेकिन आप तो काफ़ी टिट फिट है, आपका एक अलग सा व्यक्तित्व है, आपका रहन सहन भी देखते हैं तो पूरे की पूरी ऊर्जा से भरा पूरा लगता है। कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को? ईश्वर की कृपा है और पॉजिटिविटी है। ओके, सकारात्मक रहो, बिल्कुल अच्छे रहो। हमारे चंदू भैया मेरे से 8 साल बड़े जी, है ना, लेकिन उसके बाद हमारे से ज़्यादा एनर्जी है उनमें। बिल्कुल सही कहा। सुबह वो 4 बजे 4:15 बजे वो उनका काम शुरू हो जाता है। जहाँ वो रहते हैं लवकुश विहार में, उनको पानी देना, ये करना, मतलब उनको अब उनको देख के ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ऊर्जा कम है। बिल्कुल। तो वो जो व्यक्तित्व है उनके साथ रहोगे तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि वाकई सकारात्मक लोगों के साथ में रहो, जो एनर्जेटिक लोग हैं, जो अतिरिक्त कार्य करते हैं, उनके साथ यदि हम बैठे बातचीत करें तो कहीं ना कहीं असर तो होता है हमारी खुद की लाइफ पर। मैं आपसे भी इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। हालांकि आज आपका जन्मदिन है, आपने हमसे चर्चा की एज ए प्रोफेशनल्स के रूप में, आप ही ने इस कार्यक्रम का नाम प्रोफेशनल दिया है, मैंने आपकी बात को माना है और आज से हम नई शुरुआत करते हैं, एक नवाचार करते हैं। जब भी हम किसी जर्नलिस्ट का इंटरव्यू करेंगे, आप जैसे सीनियर व्यक्ति का जो अलग अलग विधाओं में महारत रखता है, तब प्रोफेशनल्स ही नाम दिया जाएगा। आपने द प्राइम टॉक स्पेशल सेगमेंट प्रोफेशनल का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर पुनः आपको जन्मदिन की 52वें जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।